अगर इस वक्त किसी जगह पर अमेरिका ने चाइना को डिस्टर्ब किया हुआ है तो उस खित्ते का मुल्क का नाम पाकिस्तान है। अगर इंडियन आज अपने रिलेशंस चाइना से अच्छे करें तो सलमान मियां बिलीव यू मी, चीन की उठती हुई इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और उसकी सारी जो पैकेज है सुपर, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया हो सकता है। हमारा जो इस्लामी मुआशी निज़ाम है असल में तो वो सोशलिज्म की शक्ल है। आने वाले 5, 7, 10 सालों में पाकिस्तान में मजहब के नाम पर बनी हुई दुकानें बंद होना शुरू हो जाएंगी और अमेरिका के साथ जो दूसरा मुल्क कोलैप्स कर रहा है, जिसको मैं गैंगस्टर ऑफ साउथ एशिया कहता हूं, वो इंडिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब के पास आज दोबारा मौजूद हैं और जानेंगे आज के सबसे क्रिस्पी टॉपिक के हवाले से कि अमेरिका और चीन की जो जंग है वो कहां कहां लड़ी जा रही है और किस स्टेज पर है। तो डॉक्टर साहब देखिए, जंगों के मुतालिक ना एक फिक्रा जो IR में, इंटरनेशनल रिलेशंस में अकीदे की तरह पढ़ाया जाता है, वो ये है कि जंगें हमेशा जारी रहती हैं और जो उनमें जिसको हम दुरानिया कहते हैं ना, अमन का दुरानिया, कि इस दौरान जंग नहीं हो रही, तो उसके मुतालिक कहा जाता है वो अगली जंग की तैयारी हो रही होती है। तो जो अगली जंग की तैयारी का नाम होता है उसको हम अमन कहते हैं। दूसरी अहम बात जो आपके व्यूअर्स को सीखने के लिए करीब से जानने की ज़रूरत है वो ये कि अमन दो तरह का होता है। एक मुस्बत अमन होता है, एक मनफी अमन होता है। दुनिया में जितना कितना अरसा अमन रहता भी है वो मनफी अमन होता है, नेगेटिव पीस। अब सवाल ये कि वो पीस कैसा जो नेगेटिव हो। उसके मुतालिक ये कहा जाता है कि जंगें होने की वजूहात, असरात, मुखालफत मौजूद हो लेकिन कोई बड़ी जंग ना हो रही हो। अब इसमें एक बुनियादी मुद्दा है, बड़ी हॉट वार क्यों नहीं होती? बड़ी हॉट वार ना होने की वजह न्यूक जैसे वेपन्स हैं, जो बॉम्ब से लेके, मिसाइल से लेके, अब तो जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं ये तो टेबलेट्स की शक्ल में भी, यानी बड़ी छोटी शक्लों में भी मौजूद है। तो चूंकि वो मौजूद है तो होता नहीं, दूसरी गर्म जंग होती नहीं। दूसरी बात मैं ये बताता चलूं कि अगर आज की दुनिया के दौर में रूस, अमेरिका, चीन जैसी ताकतों में आप एटॉमिक बॉम्ब को निकाल भी दें, सिंपल हॉट वॉर भी हो, तो मिसाइल इस मैग्नीट्यूड के बम्बार्डमेंट, इस मैग्नीट्यूड की इजाद हो चुकी है कि वो ऑलमोस्ट दूसरे मुखालिफ मुल्क को तबाह कर सकते हैं। अब होता क्या है, गेम थ्योरी में वो कैलकुलेट करते हैं कि इफ वी आर गोना वेज वॉर ऑन दिस कंट्री तो हमें हासिल क्या होने का चांस है और नुकसान होने का क्या चांस है। तो इस वक्त दुनिया में हॉट वॉर की कैलकुलेशंस ये बताती हैं कि न्यूक ना भी चले और नहीं भी चलेंगे। मिसाल के तौर पे इस वक्त यूक्रेन के आप मसले को ले लें तो रूस चाहे भी तो यूक्रेन पर न्यूक नहीं मारेगा, क्योंकि उससे तबाही इस मैग्नीट्यूड की होगी कि आधा यूरोप उससे मुतासिर हो जाएगा, दुनिया का क्लाइमेट उससे मुतासिर हो जाएगा। तो इसलिए भी ये हॉट वॉर जो है वो नहीं हो रही। अच्छा, अब मुद्दे पे आते हैं, बात को समझते हैं कि चीन और अमेरिका की जो कोल्ड वॉर है ये बेसिकली मशरिक और मगरब की कोल्ड वॉर है। अच्छा, इसे आपने मशरक या मगरब नहीं भी कहना तो आप इसे एशिया और वेस्ट की वॉर कह सकते हैं। बुनियादी झगड़ा फिर वही जो है कि दुनिया पर ऑर्डर किसका चलेगा, वही जिसको वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। वो ऑर्डर दो तरीकों से है कि तरतीब क्या होगी, कल्चर क्या होगा, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा, नए नए अफकार क्या होंगे, ये भी ऑर्डर का हिस्सा है। और दूसरा कि हुक्म किसका चलेगा। तो उसमें आप पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लें, आलमी ताकतें दो खितों से ही आई हैं, एशिया, यूरोप, और यूरोप ही का अब एक हिस्सा जो है वो अमेरिका है। अमेरिकन अपने आप को अलहदा नहीं कर पाते। ये एक आप बेशक अलहदा वीडियो रख लें कि अमेरिकन की कम्प्लेक्सेस या महरूमियां क्या क्या हैं, क्योंकि आप किसी भी अमेरिकन को अगर इतना कह देना कि यू आर जस्ट अ चैप्टर ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री,
तो वो बगैर कुछ ज़्यादा एतराज़ किए जो है ना वो चुप कर जाते हैं। गो कि उन्होंने अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के ज़रिए दुनिया में कुछ चीज़ें देने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे जो अमेरिकन्स का इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है, लोग तो कहते नहीं एक्सेंट, एक्सेंट और चीज़ होती है, जो उन्होंने प्रोनाउंसिएशन बदला, स्पेलिंग्स बदले, एक लफ्ज़ को दूसरा लफ्ज़ दे दिया, तो उसमें भी उनका मकसद था कि दुनिया में एक पहचान बने कि ये अमेरिकन इंग्लिश है। इसी तरह फास्ट फूड का कल्चर उन्होंने दिया, फॉर्मल ड्रेसिंग की जो कोड है उन्होंने बदले। ये बड़ी सादा लेकिन अहम बात आपको बता रहा हूं, बरतानिया का वजीर आजम जनाजे में भी जाएगा ना, आपको पेंट कोट और टाई में मिलेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की ऐसी वीडियोस और तस्वीर आपको मिल जाएंगी जिसमें उन्होंने कॉटराई की पेंट पहनी होगी, शॉर्ट स्लीव शर्ट भी पहनी होगी। सो ये भी उनका एक कल्चरल या सिविलाइजेशनल एक ग्रज है या एक स्टाइल है कि वो चाहते हैं कि दुनिया में ये ऑर्डर। मसलन बाकी बातें छोड़ दे, तारीख लिखने का तरीका कि पहले महीना लिखा जाएगा फिर दिन लिखा जाएगा, ये उन्होंने क्यों किया? ताकि ये दुनिया में चले कि ये अमेरिकन सिस्टम है। हालांकि ये नॉनसेंस है, करना ही था आपने तो आप पहले साल फिर महीना फिर डेट ले आते फिर, लेकिन ये नॉनसेंस बात बनती है। तो अहम तरीन चीज होती है, मसलन आज के दिन में अगर मैं कोई चीज साइन करना चाहूं तो मैं उसको 28/7 भी लिख दूंगा ना, तो वो अंडरस्टूड होगा कि ये इस साल की बात जो है वो चल रही है। अब वापस आते हैं कि चाइना और अमेरिका का जो इस वक्त सर जंग है, अच्छा ये शुरू हुई है, आप समझ लें कि 2010 के करीब से ना चाइनीज ने चैलेंज करना शुरू कर दिया था अमेरिकन को। मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है। अमेरिकन स्पाई प्लेन था, वो चीन के ऊपर से उड़ा, इनके त्यारे उड़े, इन्होंने नीचे उतारा, उसके अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ था, जितना उन्होंने डाटा गैदर किया था उन्होंने निकाला। अमेरिकन जो स्टाफ था, क्रू था, उसको जितने दिन उन्होंने रखा अपने पास, उनके खाने के, रहाइश के पैसे चार्ज किए अमेरिकन से, सिंबॉलिक एक इंप्रेशन देने के लिए, और फिर उन्होंने छोड़ा था। अब बुनियादी मुद्दा जो अमेरिकन का है कि चाइनीज एक तो एशियन है, नंबर 2 बहरहाल वो नाम लेवा कार्ल मार्क्स के ही है, कम्युनिज्म के ही है। अब आप कहेंगे जी ये आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, वहां तो इतनी रिफॉर्म्स हो चुकी हैं कि अब वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी हुई है, उसमें कैपिटलिज्म वाली बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो अब भी कहते हैं चाइनीज ब्रांड सोशलिज्म। 1921 जब कम्युनिस्ट पार्टी की 100 साला तकरीबात हुई, उसमें आप स्पीच सुने जो शी जिनपिंग है, उसकी तकरीर के अंदर कार्ल मार्क्स का नाम, लेनिन का नाम, स्टालिन का नाम और माओ ज़ेडुंग का नाम। सो इसका मतलब है कि वो लिबरल किस्म के कम्युनिस्ट हैं, टोटल उन्होंने नहीं छोड़ा। अच्छा, फिर अब वो एक और क्लेम कर रहे हैं। वो क्लेम क्या करते हैं, आप हैरान होंगे, वो कहते हैं हम भी डेमोक्रेसी है। अब मुझे यहां पे याद आ रहा है कोई 12 साल पहले का एक टाकरा जो मेरा रऊफ क्लासरा से हुआ। मैं इसी तरह एक प्रोग्राम में कह रहा था कि दुनिया की सबसे वैसे तो बड़ी जमहूरियत, कोई वेस्ट नहीं मानता ना जी कोई जमहूरियत नहीं है, लेकिन जब आप चाइनीज सिस्टम को कैलकुलेट करें तो वो बहुत प्योरीफाइड किस्म की जमहूरियत है। मिसाल के तौर पे आप कहें जी मैंने कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनना है, आपको पता है आपको एक इम्तहान देना पड़ेगा, आपका IQ चेक किया जाएगा, आपका जो विजन है वो चेक किया जाएगा, आपसे आपकी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन पूछी जाएगी, फिर आप उस पार्टी का हिस्सा बनेंगे और उस हायरार्की के अंदर जाएंगे। अब दूसरी बात जो वो क्लेम करते हैं वो स्टन करके रख देती है। यूरोप की जमहूरियत, अमेरिका की जमहूरियत। आज मैं आपको एक अनोखा वर्जन बताता हूं। दिस इज कॉल्ड ओनली एंड ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। चाइनीज का जो मॉडल है, जो उनकी सोच है, वो कहते हैं रियल डेमोक्रेसी इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आई रिपीट, जमहूरियत 2 तरह की है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक।
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो इंडिया में भी चल रही है। ऐसी अजीब डेमोक्रेसी है कि आप देखें सारा साल उनके इलेक्शन ही चलते रहते हैं। अब वो कहते हैं कि वोट का हक तो आपने लोगों को दे दिया, जीने का हक भी तो दे। जीने का जो हक देने का नाम है उसको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मैं एक दो अरब प्रोफेसरों से पूछा कि व्हाई डोंट यू पीपल इंसिस्ट और एजिटेट और ब्रिंग अ मूव टू ब्रिंग डेमोक्रेसी। वो अब ना डाल बोलते हैं ना टी बोलते हैं, तो पता क्या कहते हैं, व्हाट टू डू विद डेमोक्रेसी, व्हाट विल डेमोक्रेसी गिव अस, ब्रेड बटर एंड शेल्टर, इट इज ऑलरेडी देयर। अब ये बात सोचने पे आपको मजबूर कर देती है। सो अमेरिका का एक अनाद कि ये बहरहाल वो जो रूस का था रेवोल्यूशन, उसी की एक शक्ल है। नंबर 2 ये एशियन है। नंबर 3 चाइनीज सोशलिज्म को नहीं फैला रहे, वो नाम भी नहीं लेते। मसलन वो रशियन पता क्या करते थे, रशियन ये बड़ी दिलचस्प एक सूरत हाल है। रशियन कमबख्त ये करते थे कि वो कहते थे पैसा ले लो, असलहा ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, लेकिन अपने यहां ये कैपिटल ये सॉरी कम्युनिज्म लाओ। चाइनीज कहते ना कुछ भी ना छेड़ो, आपके यहां बादशाहत रहे, आपके यहां जमहूरियत रहे, भाई एक काम करो हमारे साथ बिजनेस पार्टनर। अब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सी पैक है, पाकिस्तान के अंदर वो जिस तरह काम कर रहे हैं, ये जो उन्होंने काम किए, ये उन्होंने मेरे हिसाब से जो रशियन वॉर थी ना अमेरिका के साथ, उससे लर्न किया है कि गवर्नमेंट स्टॉपल नहीं करनी, इंटरवेंशन नहीं करनी और काइनेटिक एनर्जी नहीं इस्तेमाल करनी। काइनेटिक एनर्जी होता है फिजिकल फोर्स। मैं नहीं समझता कि चाइना आज ताइवान पर चढ़ दौड़े तो चंद घंटे से ज्यादा लगेंगे कि ताइवान जो एक जजीरा है वो उनका हिस्सा बन जाएगा, लेकिन वो नहीं करते, ये उनका एक स्टाइल है। अच्छा, अब अमेरिकन इसके बरक्स कर रहे हैं। यानी अगर आप मेरे से यूं पूछें कि मैं कमेंटेटर हूं, मैं इन चीजों को स्टडी करता हूं, लिखता हूं, तो आप मेरे से अगर पूछे सर जी कौन एज में है, किसने गोल ज्यादा किए हुए, किसने स्कोर ज्यादा अच्छा किया हुआ है, तो माय आंसर इज कंक्रीट आंसर कि चाइना इज विनिंग। अच्छा, चाइना ने सबसे पहली विक्ट्री कहां ली है? मतलब अगर वैसे तो ये वो चाइनीज उनको खटकने तो 2000 में शुरू हो गए थे जब इन्होंने राइज करना शुरू किया था। 2010 से तो बकायदा फिर कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होगी ऑलमोस्ट। तो मैं अगर कमेंट्री कर रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा जी चाइना को एज जा रहा है। मतलब सबसे पहला एज कहां मिला चाइना को? अच्छा, चाइनीज की खामी है, कमजोरी है कि वो मीडिया पे ज्यादा ना शोर नहीं करते, प्रोपेगेंडा नहीं करते, कम करते हैं। मतलब वो अपना वर्जन जो है ना वो क्लियर कर बताते नहीं है। कोविड आया, इट वॉज अ वॉर ऑफ सर्वाइवल। अब अगर अमेरिकन की बात आप मान लें कि ये चीन ने शुरू किया और दुनिया में फैला या उन्होंने फैलाया, अगर चीन ने शुरू किया फैलाया तो अपने यहां वो इसको एनकाउंटर कर गए। शुरू सबसे पहले वहां हुआ, सबसे ज्यादा अमवात कहां हुई? अमेरिका में। तो विक्ट्री किसकी बनती है? चाइना की। अगर इजराइल की लेबोरेटरी में बना, अमेरिकन ने वहां जाके छोड़ा, चाइनीज का नुकसान बहुत कम हुआ, फिर भी नुकसान अमेरिकन का हुआ। या यूं कहा जाता है कि उन्होंने उसको डीकोड किया, रीकोड करके उसको चेंज करके दोबारा उन्होंने फैलाया। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूं, होता यह है कि हम वो कोई फतवा नहीं दे सकते, या बात चीजें मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, बड़ी सतूर बैनुल सतूर कही जाती हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा, जो कोविड-19 था वो बहुत बड़ी फिल्म था, बीमारी थी, उतनी लीथल नहीं थी जितनी उसको बना के पेश किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया, उसका स्टाइल बदला गया, सारा कुछ रोक दिया गया।
उस पर एक बात जो पॉइंट है ना वैलिड, वो ये है कि मकसद था कि ना बारिश मैच हो रहा है तो एक टीम क्लियर कट जीत रही है तो बारिश हो जाए, बारिश हो जाए तो मैच तकरीबन न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसका एक मकसद ये था कि चाइनीज जितनी तेजी से आगे जा रहे हैं ना, उस सिलसिले को रोका जाए, रुक जाए। फिर अभी तक इसकी को क्लियर कट मेडिसिन नहीं आई और ये दुनिया से गायब हो गया। इसको टाइम साबित करेगा। और चूंकि ये टॉपिक ऐसा था कि न्यूक्लियर एनर्जी का नहीं था, मेडिसिन का था, ये कहीं ना कहीं ये बात याद रखिएगा बाहर आ जाएगी। एक दफा हल्की फुल्की आ भी गई थी। अब दूसरा बैटल ग्राउंड जो इस कश्मकश में बना, वो फिर हमने क्या मुकद्दर पाया है, वो पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान था, पाकिस्तान है। अगर इस वक्त किसी जगह पर अमेरिका ने चाइना को डिस्टर्ब किया हुआ है तो उस खित्ते का मुल्क का नाम पाकिस्तान है। मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपको कहा था कि एशिया का यूक्रेन पाकिस्तान है। इसकी करेंसी, इसके मुआशी हालात, यहां पर होने वाले फैसले, ये सारा कुछ जो है ना, ये एक तरह से उन्होंने बाजू मड़ोड़ा हुआ है। अच्छा, इसकी वजूहात दो हैं। एक ये फरमाइश इंडिया की है। इंडिया चूंकि लड़ता है अमेरिका के लिए, इंडिया अमेरिकन से जो चीज डिमांड करता है ना, वो रवायती उनकी हटधर्मी है कि वो कहते हैं जो कुछ भी हो पाकिस्तान जो है ना, ये ऊपर नहीं उठना चाहिए। अब अगली बात बड़ी हैरानकुन है। सी पैक एक पाकिस्तान से गुजर रहा है, एक म्यांमार से भी गुजर रहा है। अगर इंडियन आज अपने रिलेशंस चाइना से अच्छे करें तो सलमान मियां, बिलीव यू मी, चीन की उठती हुई इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और उसकी सारे जो पैकेज है सुपर, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया हो सकता है। सो मच सो सी पैक की तर्ज का एक रोड इंडिया से भी निकल सकता है। एक गलती है जो नेहरू ने की थी, उससे कहा जाता है हिमालयन मिस्टेक, ब्लंडर, सॉरी, कि हिमालय जितनी ब्लंडर नेहरू ने की थी। हुआ यह था कि जब यूनाइटेड नेशन बनी है तो इसको मेंबरशिप दे दी गई चाइना को कि यहां दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। और उस वक्त चूंकि चाइना के अंदर बादशाहत थी तो कम्युनिज्म का तो नाम निशान नहीं था। 1949 में ये आ गया रेवोल्यूशन। तो 1955 में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई थी कि नेहरू से कहा गया था कि आप ले लें, हम इनकी डिसमेंटल कर देते हैं या आपको भी शामिल कर देते हैं। तो नेहरू ने ये नहीं किया था। दूसरा हिमालयन ब्लंडर, इसको मैं कहता हूं बिग ब्लंडर्स ऑफ इंडिया, वो नेहरू ने ये किया कि पाकिस्तान दुश्मनी, कश्मीर, ईस्ट पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनके पीछे अखंड भारत के चक्कर में लगा रहा, चीन के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट तय नहीं किए। आपके लिए ये बात शायद बहुत ज्यादा हैरानगी की हो कि इस वक्त सबसे लंबा डिस्प्यूटेड बॉर्डर चाइना और इंडिया का है। ये कोई 3,500 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें अगर आप नेपाल को भी शामिल कर लें, चूंकि नेपाल टोटल चाइना की तरफ हो गए, तो उसने इंडिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी हुई हैं। और अब तो उन्होंने ग्रेटर नेपाल का नक्शा दे दिया है। इनकी मसलन ये नेपाल है, ये चाइना है, ये इंडिया है। तो वो इधर उत्तराखंड का इलाका, नीचे की 2 रियासतों का इलाका, इधर सिक्किम वाला वो कहते हैं ये हमारा है। तारीखी तौर पे इसके आप नक्शे ले आए। तो ये बिग ब्लंडर्स ऑफ इंडिया था कि चाहिए उसको ये था कि अच्छा, उस वक्त अभी वो तिब्बत पर पूरा क्लेम नहीं करते थे। कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत अगर वो उनसे को बार्गेन करता तो अपना जो बॉर्डर है वो क्लियर कट डिमार्क कर लेता। अब इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है, वो मैकमोहन लाइन भी है और उसकी एक तीसरी किस्म भी है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि उनका जो आपस में एग्रीमेंट है उसमें कहीं भी अभी तक नहीं लिखा हुआ कि ये बाउंड्री वाकई क्लियर कट है या नहीं है। इसका सबूत क्या है? मोदी जब कुछ साल पहले चाइना गया तो चाइनीज टीवी ने
जो नक्शा चलाया इंडिया का, उसमें अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को उन्होंने इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाया था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी यही हुआ। तो बात मैं कर रहा था इनके महाजों की। तो इंडिया बस इस बात पर पाकिस्तान को आग में उलझाए रखना चाहता है, चाहे वो खुद इस आग में झुलस जाए, कि ये अपने कदमों पर खड़ा नहीं होना चाहिए। वो आप डॉलर से करें, वो आप रजीम चेंज से करें, वो आप यहां पर करप्ट तरीन लोग जो डिक्लेयर हो गए हैं उनको बिठा के करें और इनके ब्रेन्स को डेड करें या इनसे ब्रेन ड्रेन हो। लेकिन इसमें फिर वो गलती ये कर रहा है कि वो एक ऐसी ताकत से, जिसे ना हमारा रवायती सा थोड़ा गैर महज़ब लफ्ज़ है, पंगे को जारी रखे हुए है। वजह मैं अब उसकी बता रहा हूं कि अमेरिकन इसको पुश करते हैं और ये अमेरिकन से डिमांड करता है कि नहीं, ये जो पाकिस्तान के नाम का खिता है। मैं आपको एक ना एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। ये ना एक ना इंडिया के साबिक सफ़ीर है, मैं नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत इसको बयान किया। इंडिया के सहाफ़ी हैं करण थापुर, उनके साथ उन्होंने कहा इंडिया इज़ अ सेल्फ एब्जॉर्ब्ड कंट्री, कि ये असल हकायक की बजाय एक अपनी ही नरगसियत का शिकार है। सो पहला बैटल ग्राउंड पाकिस्तान बना है। चाइना ने इसके काउंटर में एक महाज खोला है। अच्छा, अब हर बात जो होती है ना उसका कोई क्लियर कट मैनिफेस्टेड एजेंडा नहीं होता। वो यूक्रेन पर रूस का हमला है। ये जब तक चाइना की थपकी, आशीर्वाद, मदद की क्या लें कि गारंटी शामिल ना होती, रूस ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। नेटो की ताकतें और अमेरिका इतने ताकतवर हैं कि वो रशिया को तकरीबन वो बैंकरप्सी या डिफॉल्ट की तरफ ले जा सकते थे। अब उसकी आड़ में जो जो कुछ हो रहा है, मसलन गंदम का शॉर्टेज पैदा हो जाएगी दुनिया में, रूस की गंदम बिकेगी, रूस का तेल बिकना शुरू हो गया। अब उन्होंने क्या किया है कि रशियन ने यूक्रेन की वाहिद बंदरगाह ओडिशा जिससे वो ऑपरेट करते थे उसको भी अंडर अटैक कर दिया। अब आप ये कह सकते हैं कि अब जो यूक्रेन है वो प्रैक्टिकली हर तरफ से घिर चुका है और अब रशियन एग्रेशन और बढ़ेगा और दुनिया में अब एक फूड क्राइसिस जो है वो मजीद जन्म लेगा। अब ये दूसरा बैटल ग्राउंड है, कोरोना, पाकिस्तान, यूक्रेन। इसके बाद एक जो टसल वो जीत रहे हैं इसमें अभी तक, जहां पर एज है चाइनीज को कि डॉलर डी डॉलराइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मतलब इसमें ऐसे ऐसे मुल्क जो हैं वो डॉलर की करेंसी को छोड़ रहे हैं कि सुन के खबर तो लगता है कि पता नहीं 9/11 हो गया है। मिसाल के तौर पे बांग्लादेश, इंडिया अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू हो गए हैं। चाइनीज करेंसी इतनी पॉपुलर नहीं हुई है। ब्रिक्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक और अहम बात जो मैं वाजे करता चलूं, चाइनीज जो गेम प्लान है, जो वॉर प्लान है, उसमें वो ये कर रहा है कि वो नए एक्टर सामने ला रहा है। मिसाल के तौर पे मुल्कों के एतबार से अफ्रीका मेरा ख्याल है पहले दूसरे नंबर पे है मुल्कों की तादाद की। ये दुनिया का इग्नोरेंट हिस्सा रहा है, यानी एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये डेड रहा है। वो इस डेड कंटिनेंट को भी उठा रहा है कि नहीं, आप भी एक एक्टर है। और आप ना, जब मैंने आपसे ये बात की थी कि दुनिया के सबसे ज्यादा फसादात और लड़ाइयाँ एशिया में हैं 80% और मुसलमान, बाकी जो 20 हैं वो अफ्रीका में है। तो होता है कि ठीक है, एक कंट्री है, डेड है, डेड ही रहने दो। जब एक एक्टर के तौर पे उठेगा पता नहीं क्या रंग इख्तियार करेगा। उसमें भी अभी तक चाइनीज को ना वो जिस तरह इंडियन कहते हैं सफलता मिल रही है। और इंडिया अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क जो उस भयानक खेल का हिस्सा है। अल्लाह की शान देखें कि अपने यहाँ गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही तो अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को बाकायदा लोन्स दे रहा है, अपने नए नए ना फौजी अड्डे बना रहा है। अच्छा, तीसरा जो है ना वो एक चाइनीज़ की ना
जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है कि वो अपने एनिमी को ना एग्जॉस्ट कर देता है। इसकी मैं तफसील फिलहाल नहीं बना सकता। तो इस वक्त वो दो मुल्कों को एग्जॉस्ट कर रहा है, एक अमेरिका है और एक इंडिया है। अच्छा, अब हमारे यहाँ अमेरिका का नाम चूंकि देवता है, तो जब मैं ये बात कहता हूं या लिखता हूं तो लोग तकरीबन मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप इस बात को यूं समझ लें कि ये बात आज से मैंने 5 साल पहले एक फोरम पे की थी, वो वीडियो रिकॉर्डेड है। वो जगह ज़रा सेंसिटिव थी, तो मैंने बातों बातों में कहा कि दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं जो 5th जनरेशन वॉर के हमले के नीचे आ गए हैं, तो एक इंडिया और एक अमेरिका। तो आपको पता है एक मखलूक होती है जो नज़र नहीं आती और आती भी है। जैसे ही मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ, सर आपने ये बात कैसे की? मैंने कहा यार नहीं, बस वो एक लहर थी तो मैं कह गया, फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा। आप ये बात नोट रखिएगा, मेजर शिफ्ट ना आ जाए, कोई वक्त से पहले वो इसको संभाल ना ले। अमेरिका विल डिफॉल्ट बाय ऑल मीन्स। रीजन क्या है? अब मैं वो रीजन को कोरिलेट कर दूं। अमेरिकन्स मिलिट्री एग्रेशन करते हैं, और जंग एक इतनी बुरी चीज है कि आप जीत कर भी नहीं जीत सकते। आज की जंगों में आपका नुकसान बहरहाल ज्यादा होता है। चाइनीज इससे दूर रहते हैं। वो अपना फौजी तो दूर की बात है, वो अपना सिपाही नहीं कहीं भेजते। वो कहते हैं कि इस स्टाइल को नहीं अपनाना। अब अमेरिका का डिफॉल्ट होना, उनके कर्जे का ऊपर चढ़ते जाना, उनके अंदर जो क्रैक्स हैं अब वो जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो इससे अब मेरी मुराद ये है कि हमारा टॉपिक ये है कि चाइना अमेरिका वॉर। चाइनीज आर मूविंग स्लोली, ग्रेजुअली एंड अबव ऑल इन इकोनॉमिक टर्म्स। अपनी इकोनॉमी को एग्जॉस्ट नहीं होने देते, क्योंकि अपनी मिलिट्री को इन कामों पर लगाते नहीं है। अमेरिकन्स आर स्टिल कमिटिंग दिस ब्लंडर। आप कह सकते हैं जी इसका कोई प्रूफ दे, और हमें सादा लफ्जों में भी समझा दें। और वो ये तो नहीं है ना कि आपने कह दिया कि जी बस मैंने आपको बता दिया, अभी बात गलत हो तो मैं माजरत करूँगा। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर का इलाका, ताइवान, ये चाइना के लिए ऐसे ही हैं जैसे पुलिस मुकाबले में थोड़े से बंदे मारते, लेकिन वो नहीं करते, ग्रेजुअल लगे हुए, ग्रेजुअल करते हैं। अब वही बात फिर रिपीट करनी पड़ेगी कि उनके देवता ने, उनके इंटेलेक्चुअल ने कहा हुआ है कि असल जंग वो है जो आपने बगैर लड़े जीतनी है। सांजू। अच्छा, अब पाकिस्तान के बैटल ग्राउंड के हवाले से मैं एक बात रिपीट कर दूं, मैंने पहले भी कही थी। 1971 में ये कंसेंसस था रूस का और अमेरिका का कि ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो जाए। पीटीआई, इमरान खान, ये सारा सिस्टम कब का लपेट दिया जाता अगर चाइना इनके पीछे खड़ा ना होता। पहले मैं ये बात इनडायरेक्टली करता था, तो अब आपका जोर था कि जी थोड़ा खुल के बोले, तो आज ये मैं बात आपको क्लियर कट कह रहा हूं। इस वक्त अगर इमरान खान की जिंदगी, उसकी पार्टी, उसकी हरकतों सकनात बची हुई है, तो उसके पीछे चाइना है। अच्छा, चाइना अकेला नहीं है, बात आगे बढ़ गई हुई है। एक वर्ड बोला जाता है, मैंने शायद लास्ट टाइम भी कहा था, डिप्लोमेटिक कू। यानी अब मैं आपको अगला महाज बता रहा हूं, चौथा ये 5वां है कि चाइनीज ने बगैर अनाउंस किए, बगैर सेलिब्रेट किए, मिडल ईस्ट में से अमेरिका को बैकफुट पे कर दिया, क्लियर कट बैकफुट पे किया। और ये मुस्लिम दुनिया शुक्रगुजार हो ही चुकी है। मैं बात को मुख्तसर करता हूं कि उन्होंने जो चाइना, ईरान और सऊदीया का ये जो एग्रीमेंट कराया है ना, ये आपको पता है मुस्लिम दुनिया को इंटरनेशनल हिस्टोरियन क्या गिनते हैं? वो कहते हैं सल्तनत उस्मानिया के बाद अगर मुसलमान दुनिया में कोई ऐसा इवेंट हुआ
जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री रिकॉर्ड करना चाहेगी। वर्ल्ड हिस्ट्री आप देखें ना, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे लिख रहा हूं, तो बारी आती है मुस्लिम वर्ल्ड की, तो मैं कहूँ बाकी सब ऐਵੇਂ ही है, ये काम हुआ था कि ये सल्तनत उस्मानिया थी। सल्तनत उस्मानिया के बाद वर्ल्ड हिस्टोरियन कहते हैं कि अगर कोई वाकया हुआ था तो वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर बनना था। पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने के बाद 1998, जिस पर अब वर्ल्ड हिस्टोरियन कुछ कलम या वो चैप्टर खोलेंगे दोबारा कि हां यहां पर कुछ आगे डेवलपमेंट हुई है, तो वो ईरान सऊदीया की दोस्ती या तल्लकात की बहाली, या आप यूं कह लें कि देतांत हो गया है। और अब देतांत से देखें एन तांत कब होगा। अब यहां पर जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त ईरान और सऊदीया दोनों मिलकर, अब देखें लोगों के सेंटीमेंट्स होते हैं, मेरा काम तो ये है ना कि कौन आउट हुआ, किसने छक्का लगाया, वो पीटीआई की सपोर्ट में खड़े हैं। इसके प्रूफ अभी मेरे से ना मांगिएगा, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आज मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि चाइना पाकिस्तान के अंदर अपना अमल दखल या मुस्बत चीज़ों की रिफॉर्म्स के लिए ईरान और सऊदीया से हेल्प ले रहा है और वो हेल्प कर रहे हैं। जब सऊदीया हेल्प करना शुरू करता है तो यूएई, कतर, ओमान फिर खुद ब खुद उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। अगली बात याद रखें कि ईरान और सऊदीया की सुलह, अल्लाह करे ये कायम रहे, मेरे ख्याल में 15 मुल्कों के अंदर कैटेगोरिकली एक कोल्ड वॉर खत्म कर देंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आई रिपीट, एक ऐसी कोल्ड वॉर जिस पर कोई बात नहीं करता था, आप लिखते थे आपकी लाइनें काट दी जाती थी, वो ईरान और सऊदीया की जारी थी। दोनों लूजिंग एंड पे थे और ये ऐसी भयानक जंग थी कि दोनों ही का नुकसान हुआ और अभी भी हो रहा था। अब ये चाइना की एक ऐसी विक्ट्री है कि अब फिर मैंने कहा कि उनका एक स्टाइल है, उसको सेलिब्रेट ही नहीं करते, उसको मेंशन ही नहीं करते। उन्होंने एक मुआवजा किया, करने के बाद वो चुप कर गए। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ लेने दे, फिर कभी बात करेंगे। तो अगला फ्रंट जहां पर चाइनीज ने अमेरिकन को बैकफुट पे किया है वो कौन सा है? मिडल ईस्ट, नॉट मिडल ईस्ट। जब मिडल ईस्ट की बात आती है तो वो फिर मुस्लिम वर्ल्ड है। अब थोड़ा सा आपको ना माजी में जाना पड़ेगा। जब रूस और अमेरिका की कोल्ड वॉर थी, मुसलमान दुनिया बदबख्ती के साथ अल्बानिया या ईरान के अलावा सारी की सारी एन ब्लॉक अमेरिका के साथ थी। अब इस सर्द जंग में जो चाइनीज का एक टारगेट है कि ये एन ब्लॉक उनको ग्रेजुअली अब अपनी तरफ ला रहे हैं। सीरिया में बेहतरी की उम्मीद पैदा होगी, यमन में बेहतरी की उम्मीद पैदा होगी, इराक में बेहतरी की उम्मीद पैदा होगी, अफगानिस्तान की सूरत हाल बदल गई। हाँ, एक और अचीवमेंट है, ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए। तलख बात यह सलमान मियां के ईरान का बॉर्डर ऑफ एंड ऑन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो जाता था। ये इंडियन जाते थे, चाबहार का बहाना होता था, तो फिर ये कुलभूषण यादव जैसे करैक्टर फिर ना वहां से आते थे। वो सिलसिला भी अब बंद हो गया। अब उसमें देखें जितने कितने इंटरनेशनल एजेंसियों के लोग हैं वहां पर कुछ ना कुछ शर्पसंदी कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान के साथ ब्लेसिंग अब ये हुई है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर में वो तपिश अब नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। यानी पाकिस्तान के लिए पहले सिर्फ एक हवा का झोंका आता था चाइना से, अब अफगानिस्तान और ईरान से भी अमन हो गया है, मतलब तकरीबन। अब इन चीजों की वजह से इंडियन और बैकफुट पे गए हैं। अब इन तमाम बातों की वजह से फिर पाकिस्तान का मुआशी और सियासी बाजू इतना मरोड़ दिया गया है कि शायद इससे तोड़ देना बेहतर था। बिजली की कीमत, डॉलर की कीमत,
वो बंदे जो यहाँ आना जिनका बना था उनको ओहदों पर लाओ एटसेट्रा। अच्छा, एक मेरी छोटी सी ना हिंट और बैनुल सतूर बात याद रखिएगा। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक कू हो चुका है। बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो हो नहीं रहा, और जो हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा। इसको आप सबवर्जन भी कह सकते हैं, इसको आप कैमोफ्लाज भी कह सकते हैं, और भी कोई अगर आप नाम देना चाहें तो दे लें। इसको मैं किस्सा मुख्तसर यूं कर देता हूं, लोग कह देते जी आप मुश्किल अल्फाज में बात करते हैं, कि ग्रेजुअली अब पाकिस्तान में भी एक चाइनीज माइंड की एस्टेब्लिशमेंट तो मैं नहीं कहूंगा, लॉबी जो है वो अब जोर पकड़ रही है, जो कि कभी ख्वाब होता था, यानी वो यहां पेनिट्रेट कर रहे हैं। अब आप कह लें कि लड़ाई उस चीज की है कि अमेरिकन कहते हैं या चाइना की तरफ ना जाओ, सीपैक से पीछे हटो, इजराइल को मान लो, एटॉमिक एटसेट्रा, सारे बर्डन जो है वो मिलकर डले हुए हैं। लेकिन हकीकत में ये क्या है, हमारी बात का मुद्दा क्या है, ये कोल्ड वॉर का बैटलफील्ड है रूस और चीन का। अच्छा, ये बात भी क्लियर है अमेरिका और चीन का, कि ये बात भी क्लियर है कि पाकिस्तान से ज्यादा अहम मुल्क चीन के लिए और कोई नहीं है। हमारा कमाल नहीं है, कोई ममोजा नहीं कह रहा, लोकेशन ऐसी है कि यहीं से जो रास्ता आगे की तरफ जाता है। हाँ, प्लस इस वक्त ना हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इंडिया का कि वो फिर हिमालयन ब्लंडर्स ऐसे कर रहा है कि उनका पाकिस्तान के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ रही है। अच्छा, अब सवाल कि इस जंग का अगला मोड़ कब आएगा। मेरी राय में अगले 3 साल है। अगले 3, अगर ये 23 है तो 25 नहीं तो 26 में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। और मेरी राय में अभी तक चाइनीज जो है उनकी डोमिनेंस अमेरिकन के ऊपर बढ़ जाएगी। अब अमेरिका के मुतालिक बात करना पाकिस्तान में ना एक सियासी कुफर माना जाता है कि नहीं जी नहीं, ये क्या बातें कर रहा है, मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पे इस तरह की है। आपका पॉलिटिकल साइंस, IR, हिस्ट्री, पाकिस्तान का स्टडीज का जो प्रोफेसर अमेरिका से पढ़ा था, वो और कुछ हो ना हो इसके वजूद के, मतलब वो इलामा इकबाल पे आके कोई ना तुर्ब जुबानी जरूर करता है, जिससे मुझे कम से कम पता चल जाता है कि ये अब पाकिस्तानी नहीं रहा। चाइनीज ने भी अब ये काम शुरू किया है, वो भी आपके स्टूडेंट्स को ना स्कॉलरशिप्स देके, जिस तरह अमेरिका को कहा जाता है वंस इन अमेरिका अमेरिकन फॉर एवर, उसको कहते हैं अमेरिकनाइजेशन, क्या उसको हम अमेरिकनाइज्ड कर लेते हैं। अब इसी तरह चाइनीज जो हैं उन्होंने अब इसको क्या नाम देंगे, चाइनीजफिकेशन या चाइनाजाइड, चाइनीजफिकेशन, वो उन्होंने भी अब स्टार्ट किया है। तो अब इसके बाद जो बैटलफील्ड अभी हॉट रहेगी वो यूक्रेन की रहेगी। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा, रशियन यूक्रेन के ऊपर पूरे का पूरा कब्जा नहीं करेंगे, वो इसे एक सिंबॉलिक रखेंगे। और पंजाबी का एक फिक्रा है कि हम मारते कम हैं घसीटते ज्यादा हैं, वो यूक्रेन को घसीटते रहेंगे। अदरवाइज रशियन आर्मी, रशियन इक्विपमेंट, इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी है, ऊपर बेलारूस उनके साथ है कि वो चाहे, मतलब इसको ना अगर वो ये करेंगे तो दुनिया थोड़ा सा नहीं तकरीबन रूस के खिलाफ हो जाएगी कि ठीक है क्रीमिया का इलाका आपका था, आपने ले लिया, अब आपने यूक्रेन पे भी कब्जा कर लिया यार। अच्छा, अब यहां ट्रेजेडी ये है कि वर्ल्ड के अंदर जो एक परसेप्शन बनी हुई है वो अमेरिकन की तगड़ी, यानी अमेरिकन 20 साल अफगानिस्तान में बैठे रहे, कोई नहीं बोला। अब वो एक ताकत है और उनके डिस्प्यूट हैं भी, तो वहां पर शोर जो है वो जारी है। तो अब करेंसी का खेल, ब्रिक्स करेंसी, डीडॉलराइजेशन कब होती है, उसके बलिए अब आपको 2 से 3 साल। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अमेरिकन स्लोली कोलैप्स नहीं करेंगे, अगर करेंगे अमेरिका का कोलैप्स ऑल ऑफ सडन होगा और बहुत बड़े पैमाने पे होगा। अमेरिका बहुत अमीर मुल्क है, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके लोग,
सब कुछ है। लेकिन इस वक्त अमेरिकन जो फूल रहे हैं ना, वो एक गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं कि खुद कर्जा बढ़ भी रहा है, लेकिन दुनिया में मिलिट्री इंटरवेंशन ज्यादा है। मसलन उनकी लाइबिलिटीज है, साउथ कोरिया की लाइबिलिटी। अब आप देखें, वो शुमाली कोरिया की फतह का दिन आ रहा है, 70 साल पूरे हो रहे हैं, रूस भी जा रहा है, चीन भी जा रहा है। ताइवान, क्वाड बनाना, ये नेटो, अफ्रीकन कंट्रीज, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, तो वो एग्रेशन के तहत जो है एग्जॉस्ट हो रहे हैं। चाइनीज एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं। इसमें एक जो मेजर उनकी और अचीवमेंट है, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 630 किलोमीटर का अब जो उन्होंने रेलवे ट्रैक बिछवा दिया है। अब मुझे बताएं, मैंने तो कभी ख्वाब नहीं सोचा था कि अफगानी इतने तरक्की याफ्ता होंगे कि अपने यहाँ से एक रेलवे ट्रैक को गुजरने देंगे। और इस पे मेरे पास इस वक्त नक्शा नहीं है। उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का वो मुल्क है जिसको बाकी चारों मुल्कों का बॉर्डर लगता है। ऐलान उन्होंने क्या किया है, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरा सेंट्रल एशिया। पूरे सेंट्रल एशिया की आबादी 10 करोड़ नहीं है सलमान मियाँ, और इकोनॉमी पता कितनी है, 1.25 ट्रिलियन डॉलर। ये 5 मुल्कों को इकट्ठा कर लें आप, तो दुनिया की कुछ छठी बड़ी इकोनॉमी बढ़ जाती है। और आप ये देखें कि छोटी छोटी खबरें चल रही, कोई शोर नहीं मच रहा। अब इनके पीछे ना उज़्बेकिस्तान है, ना अफगानिस्तान को तो पता नहीं इस तरह का सोचने के लिए कब होगा। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे चाइना। अब ये वो बातें, अच्छा एक फिर हमारे यहाँ भी ट्रेजेडी है। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े मीडिया के लिखने बोलने वाले हैं ना, वो भी तो अमेरिकन फाइड ही है। अच्छा चले, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट की बात हुई थी। अब इसको अगर वाइंड अप करें तो 57 मुल्क हैं मुस्लिम मुल्क। और अभी मैं आपको एक और बात जो अगली बताऊं कि जब आपके पढ़े लिखे स्कॉलर सामने आएंगे ना, तो पता चलेगा कि हमारा जो इस्लामी मुआशी निज़ाम है, असल में तो वो सोशलिज़म की शक्ल है। अब मुर्शद इकबाल की बात को तो कोई नहीं जुटलाएगा। इलामा इकबाल सरकार से ये सवाल पूछा गया कि मुर्शद ये कम्युनिज़म, कैपिटलिज़म, सोशलिज़म और इस्लाम, तो इलामा ने फरमाया था सोशलिज़म में सिर्फ खुदा का तस्वर डाल दो, बाकी तो ये सारा सोशलिज़म है। तो अब वो आप यूं कह लें कि दुनिया में बड़े ब्लॉक 4 हैं, अमेरिका या मगरब, चाइना, मुस्लिम दुनिया एंड इंडिया। ये अरब के किस्से हैं। अब जो मुस्लिम दुनिया का 2 अरब था ना आबादी और 57 मुल्क, उनका किबला आप कह लें कि प्रो चाइना हुआ है या नहीं हुआ, वो अब प्रो अमेरिका नहीं रहा, वो न्यूट्रलाइज हो गया। सो ये सबसे बड़ी कामयाबी है जिसको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल कू जो भी आप नाम दें, ये हो चुका है। और मैं आपको एक अहम बात बताऊं, ये अल्फाज जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया चाइना के पीछे लगा हुआ है, अमेरिका के कहने पे आप ये कह लें कि ये एक मेजर प्रॉब्लम अभी तक है चाइना के लिए। सर ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी, इतनी खूबसूरत बातें आपने हमें बताई हैं। तो ये जो अगला बैटलफील्ड है, ये तो फिर कोई बड़ा इंटरेस्टिंग सा कोई आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए बातें ये होती हैं कि जब बुत शिकनी हो रही होती है ना, तो शुरू में लोगों को यकीन नहीं आता। मैं आपको ये बता सकता हूं कि आने वाले 5, 7, 10 सालों में पाकिस्तान में मजहब के नाम पर बनी हुई दुकानें बंद होना शुरू हो जाएंगी। आई रिपीट, इसको कहते हैं डी सोशलाइजेशन या डी कम्युनिज्म,
कि जो पैसा अमेरिका हमारे जज्बाती किस्म के मज़हब के नाम पर, क्योंकि ये ना कहा करें कि वो मजहबी जमात है, मज़हब तो बहुत खूबसूरत चीज़ होती है ना, आप ये देखा करें कि वो मज़हब के नाम पर कर क्या रहे हैं। तो इनकी फंडिंग बंद होगी, ये ग्रेजुअली साइडलाइन होंगे और इसकी जगह फिर पाकिस्तान के अंदर जो ओपिनियन बिल्डर और डोमिनेंट पावर्स होंगी वो मुख्तलिफ किस्म की होना शुरू हो जाएंगी। अमेरिका की डीमिलिटराइजेशन होगी। 5-1 साल लगेंगे इस पर। एक मैं आपको कोट कर देता हूँ, इंडियन इकोनॉमिस्ट है, अंकित शर्मा शायद उसका नाम है, आप उसका लेक्चर भी सुनिए। तो ये बात उसने भी की थी, यानी अमेरिका का डिफेंस बजट में कट लगेगा ग्रेजुअली, फंडिंग में कट लगेगा ग्रेजुअली। वो जो पेट्रो डॉलर होता था, पेट्रो डॉलर, डॉलर स्कॉलर जो पैदा होते थे, वो सिलसिला अपना आहिस्ता आहिस्ता कटना शुरू हो गया है। ये कोई माइंड करने की बात नहीं है। मिसाल के तौर पे वो फंडिंग 2 तरीकों से होती थी। एक अमेरिकन डायरेक्ट किया करते थे, एक फिर वो मिडल ईस्ट की रियासतों के जरिए करवाते थे, जिसको काउंटर करने के लिए ईरान भी करता था माजरत के साथ। अब ये वाला चैनल जो है ना, ये दुकान बंद हो गई है। अब फंडिंग फिरका वारियत के नाम पे, इस्लामी निज़ाम के नाम पे जो है, उसकी एक टूटी जो से जो पानी आता था या तेल आता था, वो आप समझे तकरीबन बंद हो गया। क्योंकि अब सऊदीज ने ईरान को इनकाउंटर नहीं करना, और ईरान ने भाइयों की भी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने भी अब फैसला कर लिया है कि हमने इनको इनकाउंटर नहीं करना। तो जब दोनों धड़े ही बैकफुट पे चले जाएं तो उसको फिर एनतांत कहते हैं, दोस्ताना माहौल। तो उससे पहले देखें ना, पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी हैं, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म की। ईरान सऊदिया का जो कोल्ड वॉर थी वो भी पाकिस्तान में लड़ी गई। ईस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर की भी पाकिस्तान में लड़ी गई। और इंतहाई माजरत के साथ आपके मीडिया के अंदर इंडियन लॉबी भी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, अब भी है। और वो हाँ, चाइनीज ने एक और काम किया है, इस बात को भी समझने में थोड़ा सा आपको भी और लोगों को टाइम लगेगा कि चाइनीज ने एक कमाल ये किया कि पाकिस्तान में जितने मीडिया हाउसेस, एनजीओज, प्रेशर ग्रुप्स प्रो अमेरिका थे, उसने एक्सपोज करके सामने ला दिए। अब आप अपने मुल्क का सबसे बड़ा अखबार देखें जो रोज़ाना की बुनियाद पे अव्वल तो 2 नहीं तो 1 कार्टून सिर्फ एक सियासी शख्सियत का शाया करता है, तो आपके ख्याल में वो जर्नलिज्म के जो मोरालिटी है या स्टैंडर्ड है वो खो चुके हैं। मतलब इस अखबार को अब कहा जाता है कि ये तो नून लीग का या नून लीग के एंटी जो है वो मुसावात बन गया। अब मुसावात पीपल्स पार्टी का होता था। आप मुसावात अखबार का और इस अखबार का कंटेंट का कंपैरिजन करके देखें तो आपको लगेगा नहीं, ये तो आगे निकल गए हैं। अब खान के खिलाफ जब तहरीक चली, इनिशिएट किन्होंने किया था? जमात इस्लामी ने किया था। अब वो जो जाहिर है, मैं भी लिखता उठता बैठता हूँ, तो वो जमात इस्लामी को हम कहते हैं, ये इस्लामी नहीं है, ये जमात सलामी है कि जिधर का रुख, जिधर से डॉलर आ जाएंगे उस तरफ की हवा वो चलना शुरू हो जाएगी। तो अब आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन इंटरवेंशन जो कि रही है, रहती है, वो मानते हैं, क्लेम करते हैं। नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान पढ़ लें आप, या उनकी हरकतों सकनात पढ़ लें, तो अब उसमें कमी आना शुरू हो गई है। लेकिन मसला क्या है, उनको 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और चाइनीज़ को इस पर काम करते हुए जो मैंने नोट किया है, अभी वो मुश्किल 17 साल हुए हैं। फिर उनके पास लेगेसी बहुत बड़ी थी। बरतानिया गया, अपनी लेगेसी जो आप अपनी सिविल ब्यूरोक्रेसी को देख लेना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोस्टिट्यूट्स हैं कि उन्होंने प्लंडर करना है बरतानिया में। सर आप देखें ना, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी पीएचडी करती है, जदीद कोर्स करती है, कहाँ जाके करती है? अमेरिका में करती है, बरतानिया में करती है। तो इसलिए चाइनीज़ को टाइम लग रहा है। तो अब पाकिस्तान में बहुत, आप ज़्यादा दूर ना जाए, मतलब माइंड ना कीजिएगा,
मैंने नहीं किया, मोहम्मद बिन सलमान ने किस पार्टी को दहशतगर्द करार दिया है, कोई याद है आपको? तबलीगी जमात को। एक दफा सन्नाटा छा गया था, तारिक जमील साहब और ताहिर अशरफी साहब को लेके तो वो सऊदी सफीर के पास चले गए, जी ये क्या कर दिया आपने। अब उसने मैं उस बंदे का गर्विता हूं क्योंकि वो ना उठ रहा है। अच्छा, सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के बाद ये सारी चेंज आई है। अच्छा, फिर देखिए जहां शख्सियात रूल करती हो उसके प्लस नेगेटिव पॉइंट्स यही होते हैं ना। तो मतलब किस्सा मुख्तसर ये है कि अब सऊदिया ने जो अगर तबलीगी जमात को दहशतगर्द एक दफा करार दे दिया, अच्छा मैंने नहीं दिया, आपकी मेहरबानी अखबारें पढ़ लीजिएगा और टीवी पढ़ लीजिएगा, तो बाद में चाहे बाजवा के जनरल बाजवा के कहने पे उन्होंने कुछ फैसले को अंडू किया है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अब इसको डिसोन कर दिया है। तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यह है कि अब वो डिफरेंट किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं और डिफरेंट किस्म का पाकिस्तान सऊदीया या ईरान नहीं चाहते, चाइना चाहता है। अब चाइना डिफरेंट किस्म का पाकिस्तान वाया ईरान सऊदीया चाहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहा जाता है कि इस्लामाबाद को जाने वाली तमाम सड़कें वाशिंगटन से होकर गुजरा करती थी या करती हैं, ये फॉरेन पॉलिसी के मुतालिक कहा जाता है। अब पहली दफा हुआ है कि अब इस्लामाबाद को जाने वाली सड़कें तेहरान, रियाज और बीजिंग से भी गुजरना शुरू हो गई हैं, नई सड़कें बन गई हैं। और बीजिंग से पाकिस्तान आने वाली सड़क को एज ये है कि ये हमसाया मुल्क है और ये सड़क छोटी है। सो इन अल्फाज के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखें, इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये जंग का इंतहा है, ये कि लोगों की रोटी छिन गई है, बिजली इतनी महंगी कर दी गई है। कौन कर रहा है? आईएमएफ कर रहा है। आईएमएफ क्या है? ये न्यो कॉलोनियलिज्म के ताने बाने हैं। लेकिन अब जैसे जैसे अमेरिका बैकफुट पर जाएगा और जा रहा है, वैसे वैसे चाइनीज, मतलब देखिए ना, अमेरिका अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा यूरोप खड़ा है नेटो के वाले। अब चीन ने, अच्छा एक बैटल ग्राउंड और भी है, वो है जर्मनी और फ्रांस। फ्रांस 60 से 70% तक न्यूट्रलाइज हो चुका है और प्रो चाइना हो चुका है, जिसने यहां तक बयान दे दिया है कि ताइवान जो है ये चाइना का अंदरूनी मामला है, हमें इससे गरज नहीं है। और आपको यहां एक और बात बताऊं, फ्रांस के अंदर 2 दफा बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए हैं, एक ये भी हालिया दिनों में, एक इससे पहले। जो अंदरूनी खाना खबरें आ रही हैं कि वेस्टर्न लॉबी, खासतौर पे ये बरतानिया और अमेरिका फ्रांस को एक तरह का लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमेरिका बैरूनी महाजों पर जो है वो सरगर्म है और उसकी एक चीज से नजर बिल्कुल ओझल हो चुकी है और वो है उसका अपना मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विच इज नो मोर यूनाइटेड। मैं आपसे एक फिगर बोलने लगा हूं, इससे आप अंदाजा कर लें कि कौन कितने नुकसान में जा रहा है। अमेरिका में सलमान मियां, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 20,000 सालाना, लेकिन आपको हैरानगी होगी कि अगर 20,000 लोग गन वायलेंस से मर रहे हैं तो 20 की बजाय 22 से 23,000 लोग सुसाइड भी कर रहे हैं विद दोज गन्स। इस सिलसिले को 20,000 के फिगर को अटैच किए हुए 3 साल हो चुके हैं, ये चौथा है। अब अगर आप 40,000 करें तो कितने लोग बन गए? 1,20,000। वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका के इतने टोटल सोल्जर नहीं मरे थे जितने अब अमेरिकन जो हैं वो गन वायलेंस, अफरा तफरी और इन चीज़ों की वजह से मर रहे हैं। अमेरिका एक्सटर्नल महाजों पे कोलैप्स नहीं करेगा, इंटरनली कोलैप्स करेगा। और अमेरिका के साथ जो दूसरा मुल्क कोलैप्स कर रहा है, जिसको मैं गैंगस्टर ऑफ साउथ एशिया कहता हूँ, वो इंडिया है। अब इंडियंस अपनी फिल्मों से अगर सीख लेना तो जो गैंगस्टर होते हैं उनके पास असलहा जदीद होता है, शूटर्स भी होते हैं, टारगेट किलर्स भी होते हैं, स्नाइपर्स भी होते हैं, लेकिन गैंगस्टर्स के घर कभी नहीं बसते।
उनकी घर की औरतें बच्चे कभी कहाँ पनाह लेते हैं, कभी कहीं पनाह लेते हैं। और इंडियन मूवी का ये एक डायलॉग है कि इस्टेब्लिशमेंट जो होती है ना वो भाई बनाती है, बाप नहीं बनाती। ये ना वो गोली मारने से पहले गैंगस्टर को एक लेडी पुलिस ऑफिसर कहती है। तो यही मेरे हिसाब से इंडिया के साथ होगा कि इंडिया इलाके का भाई बना हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उसे बाप नहीं बनने देगी। और फिर गैंगस्टर एंड में, मूवी के एंड में बहरहाल मारे जाते हैं। तो इसमें जो अभी तक, ये मेरी ख्वाहिश भी हो सकती है, क्योंकि इस खित्ते में अमन खुशहाली का दर तब भी खुला है जब इंडियन एग्रेशन बंद होना है। अब यहां पर ये हमारे लोग इस बात को नहीं समझते। आपको पता है मालदीव में इस वक्त एक तहरीक चल रही है, इंडिया आउट, यहां से निकलो। भूटान से वो निकले हैं, नेपाल से वो निकले हैं। अब बांग्लादेश एक बचा हुआ है, क्योंकि सीना वाजिद को इनकी एजेंसियों ने एक विक्ट्री दिलवाई थी। तो अब चले पाकिस्तान छोड़ दें जी, पाकिस्तान का भी कसूर होगा। नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इस तरह के मुल्क अगर जिस रियासत से तंग हो, हाँ होना यह चाहिए था कि यहां पर एक कन्फेडरेशन लाइक सिचुएशन होती, लेकिन कोई भी मुल्क है, तामिलों को ले ले, ये राजीव गांधी को किसने मर्डर किया था? श्रीलंका के तामिलों ने आके मारा था। तो इसका मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तानी है, दीगर भी तंग है। तो ये जब तक कट टू साइज नहीं होता, वो जो जिसको मुफीद अहमद कहा था यूरी बेज़मीनोफ ने, मैं इनको कहता हूं ये मुफीद नहीं, मोहलक अहमद है। बाकी ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक है, असल झगड़ा तो इकोनॉमिक्स का होता है। इसको भी सॉर्ट आउट होते हुए ना 2-1 साल का अरसा लगेगा। तो जिस तरह मैंने लास्ट टाइम कहा था कि पाकिस्तान इस दफ़ा ना सुलझने के लिए उलझा हुआ है। और ये बात अब मैं दोबारा कंक्रीट कह दूं कि पाकिस्तान के अंदर भी अमेरिकन हेजमनी के खिलाफ काउंटर कू हो चुका हुआ है। कैमरे के सामने मैं इतना ही कह सकता हूं। तो ये है चीन अमेरिका की कोल्ड वॉर, इसके बैटलफील्ड्स बेसिकली एशियंस हैं, अब यूरोपियन भी बने हैं। तो इन 2 खित्तों में जारी है। बाकी अमेरिका, चाइना ने उनको भगा भगा के मार रहा है। किसी अफ्रीकन को खड़ा कर दिया, किसी साउथ अमेरिकन कंट्री में। अगर ब्राज़ील का जो इस वक्त सरबराह है वो शदाई है चाइनीज़ का, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कितने मास खोलेंगे? तो बस फ़र्क फिर यही है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड से चल रहा है, एक टोटल नेगेटिव से चल रहा है। तो लेट्स सी कि फिर इसका एंड क्या होता है और कब होता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। माय प्लेजर।